ई स्टार हिंदी पर आपका स्वागत है। आज मैं प्रमोद कुमार आपके लिए लेकर के आया हूं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा श्रृंखला में हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास भाग 2। देखिए, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास भाग 1 में मैंने हिंदी भाषा के उद्भव के बारे में विस्तृत चर्चा की थी और आज हम लोग हिंदी भाषा के विकास पर चर्चा करेंगे। सामान्यतः देखा जाता है कि लोग हिंदी भाषा का उद्भव और विकास को केवल हिंदी भाषा की उत्पत्ति तक ला करके छोड़ देते हैं। वास्तव में संस्कृत से विभिन्न भाषाओं से होते हुए हिंदी की जो उत्पत्ति हुई वह केवल और केवल हिंदी का जन्म है। लेकिन हिंदी अपने बढ़ते उम्र के साथ युवावस्था में आज की स्थिति में पहुंचने के क्रम में विकास के जिन सोपानों से होकर के गुजरा है वह हिंदी भाषा का विकास कहा जाता है। तो हम आज हिंदी भाषा के विकास को पढ़ेंगे और देखेंगे किस प्रकार हिंदी ने अपनी उत्पत्ति के बाद, अपने जन्म के बाद, अपने उद्भव के बाद विकास के सोपानों को निरंतर चढ़ते हुए वर्तमान स्थिति तक पहुंचने में सफलता पाई है। साथ ही साथ इस टॉपिक से संबंधित जो सिविल सेवा में प्रश्न पूछे जाते हैं हम उन्हें भी देखेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि कोई भी भाग छूटे नहीं। और एक संदेश, वीडियो अगर पसंद आए लाइक जरूर करें और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए, हिंदी भाषा और साहित्य के पूर्ण सिलेबस को पूरा करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर, हिंदी भाषा का विकास। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को टच करें। देखिए, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास भाग 2 में जैसा मैंने बताया कि हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी भाषा के विकास पर। हिंदी भाषा की उत्पत्ति के उपरांत हिंदी भाषा क्रमबद्ध रूप से जो विकसित हुई, किस प्रकार विकसित हुई, इससे संबंधित जो विभिन्न सिविल सेवा मुख्य परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं हम पहले जरा उन्हें देख लें ताकि उसके हिसाब से आप देखेंगे कि मैं जो तथ्य आपको बता रहा हूं इसमें कौन सी सारी बातें आ रही हैं। साथ ही साथ नेट या जेएसएससी मुख्य परीक्षा में बैठने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी यह सेशन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारी बातें आएंगी, बहुत सारे तथ्य ऐसे आएंगे जो कि आपके उन परीक्षाओं के लिए जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं उनको हल करने में सहायक होंगे। तो इसलिए ध्यानपूर्वक पूरा का पूरा वीडियो देखें ताकि आप इस पूरे टॉपिक को, हिंदी साहित्य के विकास को समझ पाएं। तो देखिए, इससे जो संबंधित प्रश्न आते हैं मुख्य परीक्षाओं की मैं बात कर रहा हूं उनमें, तो देखिए अपभ्रंश के बाद हिंदी के विकास से संबंधित प्रश्न हो सकता है कि अपभ्रंश के बाद हिंदी का विकास विषय पर एक निबंध लिखें या इसके विकास का वर्णन करें। खड़ी बोली हिंदी का प्रारंभिक रूप क्या था और किस प्रकार से यह उत्तरोत्तर विकसित हुआ। हिंदी की बोलियों के साहित्य स्वरूप का परिचय पूछा जा सकता है। आधुनिक युग में खड़ी बोली का विकास जो हुआ इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। हिंदी भाषा के विकास में जैन, बौद्ध, सिद्धनाथ जो साहित्य था उनका क्या योगदान से, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। मध्यकाल में हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार हुआ, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। यूपीएससी में कई बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। भारतेंदु युग में हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार हुआ, भारतेंदु पूर्व युग में हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ, 19वीं शताब्दी में हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार हुआ, 20वीं सदी में हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार हुआ। तो इस प्रकार के प्रश्न सिविल सेवा परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। साथ ही साथ इनमें कई तथ्य ऐसे आएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए जरूरी होंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पर और इसको जरा पूरी तरह से देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, हिंदी साहित्य के उद्भव में मैं बता चुका हूं कि संस्कृत भाषा से निकलने वाली प्राकृत अपभ्रंश भाषाओं के विकास के उपरांत पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, कुछ विशेषज्ञों ने अभट्ट भी कहा, और इसके बाद
10वीं शताब्दी के अंत और 11वीं शताब्दी के प्रारंभ से हिंदी भाषा के विकास की कहानी आरंभ होती है। तो जैसे इस पहले इसका उद्भव होता है, उद्भव आप जान चुके हैं कि संस्कृत से प्रारंभ होता है और अपभ्रंश के बाद हिंदी पुरानी हिंदी के रूप में सामने आती है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियो का लिंक देख सकते हैं, भाग 1 का, ऊपर में भी लिंक फ्लैश हो रहा है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि हिंदी भाषा के उद्भव को समझ पाए। आइए हम लोग विकास की इस कहानी को जानते हैं कि हिंदी भाषा का विकास निरंतर किस प्रकार हुआ। देखिए, प्रारंभ में हिंदी का स्वरूप जब विकसित होकर के सामने आया तो वह प्राकृत और अपभ्रंश की शब्दावली से ओतप्रोत था। चूंकि वहीं से उसका जन्म हुआ था, वहीं से उसका उद्भव हुआ था, इसलिए इसका प्रभाव पड़ना लाजमी था और यह दिखता भी है। धीरे धीरे इसके स्वरूप में परिवर्तन हुआ, भाषा परिवर्तित होती है और इसके स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला गया और आगे चलकर उसकी बोलियां विकसित हुई। उस समय इसके उपरांत जब मुस्लिम शासक भारत आए तो उनके साथ जो भाषा आई उससे हिंदी में अरबी और फारसी का कूट आया और हिंदी की एक शैली उर्दू के नाम से विकसित हुई। इसके अतिरिक्त इन्हीं मुस्लिम शासकों के दक्षिण भारत में पहुंचने पर वहां भी दक्षिण भाषाओं से संपर्क होने के कारण हिंदी दक्षिणी हिंदी के रूप में विकसित हुई। थोड़ी चर्चा इसमें हम उस पर भी करेंगे। तो देखिए, हिंदी भाषा के विकास को अगर हम देखते हैं तो इसे 3 भागों में बांटकर हम रख सकते हैं, 3 भागों में बांटकर हम देख सकते हैं। हिंदी का आदिकाल जो 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक, हिंदी का मध्यकाल 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक और हिंदी का आधुनिक काल 1800 ईस्वी के बाद से आज तक। तो हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है इसको हम लोग इन 3 भागों में बांट करके देख सकते हैं। तो चलिए बारी बारी से एक एक को हम लोग देखें। हिंदी का आदिकाल, सबसे पहले हम लोग आदिकाल को देखें हिंदी के। तो हिंदी का आदिकाल, जिसका काल मैंने बताया कि 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक, 1500 ईस्वी तक निर्धारित होता है। तो आदिकाल के आगामी 500 वर्षों में प्राचीन हिंदी के अनेक विकसित रूप सामने आए। इनमें एक डिंगल काल आया जिसका संबंध राजस्थानी साहित्य से है। डिंगल साहित्य की 2 रचनाओं का उल्लेख मिलता है। एक है श्रीधर कृत रनमल छंद और दूसरा कल्लौल कवि कृत ढोला मारूरा दोहा। कहीं कहीं ढोला मारूरा दूहा भी लिखा हुआ मिलता है। हिंदी भाषा का एक दूसरा रूप भी विकसित हुआ जिसका नाम पिंगल पड़ा। तो डिंगल और पिंगल यह मध्य देश की साहित्यिक ब्रजभाषा से संबंधित था। और हिंदी का एक तीसरा रूप हिंदवी के रूप में सामने आया जो 13वीं शताब्दी के आसपास खुसरो के साहित्य में दिखता है। और खुसरो ने पहेलियां, मुकरियां, ढकोसले तथा 2 सफून जैसी रचनाएं की जो कि मनोरंजन के लिए थी। तो आदिकालीन हिंदी साहित्य के विकास में उस समय जो उपलब्ध धार्मिक साहित्य हैं, जैन, बौद्ध, नाथ, सिद्ध इत्यादि जो साहित्य हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। जैन साहित्य की भाषा हिंदी के आदिकालीन स्वरूप का परिचय देती है। हिंदी का जो आदिकालीन स्वरूप था वह जैन साहित्य में देखा जा सकता है। और यह अपभ्रंश से प्रभावित था। इसे हम देखने के लिए सोमप्रभ सूरी जो जैन कवि थे, उनकी एक कविता का उदाहरण हम देख सकते हैं। रावण जायऊ जही दियहि दह मुँह एक शरीरू चिंता विय तई ईय जननी कवजु पियावयु खीरू। तात्पर्य है कि जिस दिन 10 मुंह और एक शरीर वाला रावण पैदा हुआ उस समय उसकी जननी को यह चिंता हुई कि दूध किसमें पिलाऊं। तो यह जो देखिए शब्दों को जो आप देखेंगे तो हिंदी की यह प्रारंभिक अवस्था है। रावण जायऊ जही दियहि दह मुँह एक शरीर। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बौद्ध और सिद्धों की कविताओं की भाषा में पश्चिम एवं पूर्वी अपभ्रंश के शब्दों का मिला जुला रूप दिखता है।
तो आपने जैन देखा, बौद्ध धर्म सिद्ध की अगर कविताओं को आप देखते हैं तो उसमें पश्चिमी और पूर्वी अपभ्रंश जो थे उन शब्दों का मिला जुला रूप दिखता है। और बौद्धों की शाखा वज्रयान से संबंधित गोरखनाथ जी ने नाथ पंथ की स्थापना की थी। तो नाथ पंथ के संस्थापक थे गोरखनाथ जी, और वे सिद्ध युग और संत युग इन दोनों के बीच की कड़ी है। संत युग जिसके अग्रणी कवि हैं कबीरदास, तो सिद्ध युग और संत युग के बीच की कड़ी के रूप में नाथ पंथियों को जाना जाता है। और नाथ पंथियों का संत साहित्य के प्रवर्तक कबीरदास जी पर गहरा प्रभाव पड़ा था। गोरखनाथ की जो भाषा थी वह प्राचीन पश्चिमी हिंदी की बोलियों के मिश्रित रूप में थी। तो गोरखनाथ की जो वानियां हैं उसमें उनकी भाषा के रूप में हिंदी का प्रारंभिक रूप दिखाई पड़ता है, जो पश्चिमी हिंदी की बोलियों के मिश्रित रूप में है। हम आदिकाल की बात करें तो रासो साहित्य को छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकते। तो आदिकालीन जो रासो साहित्य था उसने भी हिंदी के प्राचीन रूप के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें बिसलदेव रासो और पृथ्वीराज रासो ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। बिसलदेव रासो की जो भाषा है वह डिंगल और पिंगल दोनों में ही है। अभी मैंने बताया है, आपके ध्यान में होगा कि डिंगल जो कि राजस्थानी मिश्रित हिंदी है और पिंगल जो कि ब्रज भाषा का प्राचीन रूप या ब्रज भाषा मिश्रित हिंदी है। तो इन दोनों का रूप बिसलदेव रासो में मिलता है। वहीं पृथ्वीराज रासो की भाषा में जगह जगह तरह तरह के भाषा के शब्द उपलब्ध होते हैं। हालांकि अधिकांश विद्वानों ने इसकी भाषा पिंगल ही बताई है, जो ब्रज भाषा का प्राचीन रूप है। इसी क्रम में अगर हम देखें, आगे बढ़े, तो 13वीं शताब्दी के आसपास विकसित हिंदी के एक अन्य रूप हिंदवी की झलक अमीर खुसरो के साहित्य में दिखाई पड़ती है, जो हिंदी का सरल, स्वाभाविक और बोलचाल की भाषा के निकटवर्ती रूप का परिचय देता है। आज जिस प्रकार की भाषा का हम प्रयोग करते हैं इसके बहुत निकट की भाषा है। उन्होंने मनोरंजन करने वाले, जैसा मैंने बताया कि साहित्य की रचना की पहेलियां, मुकरियां, ढकोसले, दो शकुन, तो जैसे दो शकुन का उपयोग, दो शकुन का उदाहरण हम लोग देखें, सितार क्यों ना बजा, औरत क्यों ना नहाई, पर्दा ना था। तो ये अभी की जो हिंदी है इससे बहुत हद तक मिलती जुलती है। एक पहेली है उनके द्वारा लिखी गई, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, थाली सबके सिर पर फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। तो यह तो ऐसा लगता है कि कोई आधुनिक हिंदी भाषा में, जो वर्तमान समय में जो खड़ी हिंदी बोली जा रही है उसमें इसको लिखा गया है, लेकिन ये अमीर खुसरो की रचना है। इसके बाद सूफी साहित्य ने भी हिंदी के प्रारंभिक दौर में विकास में अपना योगदान दिया। तो सूफी साहित्य के मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। इसमें अवधी, भोजपुरी, ब्रज और खड़ी बोली का मिश्रण दिखाई देता है। तो मुल्ला दाऊद की चंदायन में भी खड़ी बोली हिंदी का प्रारंभिक रूप विभिन्न भाषाओं के साथ मिलकर के दिखाई पड़ता है। उसी समय दक्षिणी हिंदी का भी विकास दक्षिण भारत में प्रारंभ हो चुका था, जिसमें एक ओर ब्रजभाषा तथा फारसी के शब्दों की बहुलता थी, तो दूसरी ओर दक्षिण भारत की भाषाओं के शब्द थे। तो इस प्रकार हिंदी अपने प्रारंभिक काल में, आदिकाल में, यानी 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच विकसित अपने शैशवावस्था में मैं कहूं तो विकास के क्रम में हिंदी ने आगे बढ़ना प्रारंभ कर दिया था। अब हम लोग हिंदी के मध्यकाल को देखें, जो कि 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी के बीच जिसका काल निर्धारित होता है। तो हिंदी के अगर मध्यकाल को हम देखते हैं, इस समय हिंदी ने विकास के नए सोपानों को तय किया। अपभ्रंश के रूप में प्राचीन हिंदी में जो शब्द आए थे वे इस समय तक प्रायः लुप्त हो जाते हैं, और हिंदी की 3 प्रमुख बोलियां ब्रज, अवधी और खड़ी बोली अपना अस्तित्व बना लेती हैं।
इस समय ब्रज, अवधी और खड़ी बोली, ये 3 बोलियां अपना अस्तित्व बना लेती हैं और विकसित अवस्था में दिखाई देती हैं। रचनाओं में ब्रज और अवधी की प्रधानता मिलती है, लेकिन बोलचाल की भाषा के रूप में खड़ी बोली का वर्चस्व बना रहता है। संतों, सूफियों तथा वैष्णव भक्तों का हिंदी की विकास यात्रा में अभूतपूर्व योगदान रहा, क्योंकि यही वह समय था जब हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाने वाला जो भक्ति काल था वह प्रारंभ हो चुका था, और उसमें भक्त कवि तुलसी, सूर, मीरा, जायसी, कबीर इत्यादि रचनाएं कर रहे थे। तो उन्होंने अपनी वाणी द्वारा ब्रज और अवधी का परिमार्जन किया। कबीर ने मिश्रित भाषा, जो कि विभिन्न क्षेत्रों से उनके अनुभवों के आधार पर निर्मित हुई थी, उसकी रचना की। आगे 17वीं शताब्दी के अंत तक अनेक धार्मिक सुधारक जैसे दादू, गुरु गोविंद सिंह, प्राणनाथ आदि ने भी हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके उपरांत हिंदी के रीतिकाल के दौरान विकास की बात आती है तो हिंदी का रीतिकाल प्रधानतः ब्रजभाषा का ही आधिपत्य वाला काल था। यहां आकर ब्रजभाषा अपने कलात्मक वैभव को, अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करती है। इस समय जो कवि थे उनका नाम आप जानते ही हैं। बहुत सारे कवि थे, उनमें प्रमुख कवियों की अगर हम बात करें तो केशव दास बिहारी, मतिराम, घनंद, देव, भूषण, इसके अलावा भी अन्य बहुत सारे कवियों ने ब्रजभाषा के में काव्य कला की दृष्टि से उत्तम साहित्य प्रस्तुत किया। इसी काल में खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रथम सोपान का सूत्रपात 1500 ईस्वी के लगभग प्रारंभ में, 1500 ईस्वी के आसपास किसी अज्ञात कवि द्वारा रचित सूफी काव्य कुतुब शतक पर लिखे गए वार्तिक तिलक और औरंगजेब के समकालीन स्वामी प्राणनाथ एवं उनके शिष्यों की रचनाओं में तथा 1742 ईस्वी में रामप्रसाद निरंजनी की रचना भाषा योग वशिष्ठ और 1762 ईस्वी में दौलत राम के जैन पद्म पुराण से होता है। तो यह इस प्रकार से देखते हैं कि 1500 ईस्वी के आसपास खड़ी बोली गद्य की नींव पड़ी और खड़ी बोली गद्य विकास के सोपान पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया, जिसमें कि आपके सामने भी मैंने जिन रचनाकारों के नाम लिए हैं इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब देखिए आगे जब हम देखते हैं तो ये 1500 से 1800 ईस्वी का काल था जिस पर अभी हमने चर्चा की। इसमें भक्ति काल और रीति काल के कवियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा हिंदी भाषा के परिमार्जित रूप का प्रस्तुतिकरण में। लेकिन इस समय अवधी और ब्रजभाषा मूलतः काव्य की भाषा के रूप में विकसित हुई। लेकिन हिंदी जो खड़ी बोली हिंदी थी उसके विकास का दौर अब प्रारंभ होता है हिंदी के आधुनिक काल, यानी 1800 ईस्वी के बाद से आज तक। इससे संबंधित प्रश्न कई बार पूछे गए हैं सिविल सेवा में। 19वीं सदी तक हिंदी जो है यह पूरी तरह विकसित हो जाती है और यह युग वह युग है जब हिंदी साहित्य में ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली का प्रवेश मिलता है और ब्रजभाषा जो एक लंबी अवधि तक हिंदी साहित्य के पटल पर छाई हुई थी उसका प्रभाव लुप्त हो जाता है। 19वीं सदी के आरंभ में हिंदी काव्य साहित्य की भाषा तो ब्रजभाषा बनी रहती है, लेकिन गद्य साहित्य का लेखन खड़ी बोली में ही आरंभ होता है। धीरे धीरे आगे चलकर हिंदी कविता भी खड़ी बोली में होने लगती है
और ब्रजभाषा हिंदी की एक बोली मात्र रह जाती है। खड़ी बोली का विकास ही सही अर्थों में हिंदी का विकास है। अतः इसका हम थोड़ा विस्तार से अध्ययन करें तो देखिए, खड़ी बोली का जो विकास है इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक 19वीं सदी के पहले खड़ी बोली गद्य साहित्य का स्वरूप, जो कि आज के जैसा नहीं था, तो 19वीं सदी का पूर्वार्ध, और दूसरा 19वीं सदी के बाद का। इसमें देखिए पूछा जाता है एक और प्रकार से प्रश्न, भारतेंदु पूर्व युग और भारतेंदु के बाद का युग। तो यहां हम इसे इस प्रकार से भी रख सकते हैं और इस प्रकार से भी कह सकते हैं, 19वीं सदी का पूर्वार्ध और 19वीं सदी का उत्तरार्ध, यानी 19वीं सदी के बाद का इतिहास। तो देखिए 19वीं सदी के पूर्वार्ध को अगर हम देखें तो 19वीं सदी के पहले खड़ी बोली हिंदी साहित्य का स्वरूप आज की बोली जैसा नहीं था, आज की खड़ी बोली जैसा नहीं था। 11वीं सदी का एक काव्य ग्रंथ है राउल वेल, जिसमें खड़ी बोली का प्राचीनतम रूप दिखाई देता है। यह वही भाषा का रूप है जो दिल्ली, मेरठ या पंजाब के आसपास बोला जाता था। वहीं गोरख वाणी तथा नाथ सिद्धों की वाणियों में भी हमें जगह जगह खड़ी बोली के दर्शन मिलते हैं। 16वीं सदी के आरंभ में एक सूफी ग्रंथ कुतुब शतक में वार्तिक तिलक की भाषा दक्षिणी जैसी दिखाई देती है। अभी मैंने कुतुब शतक के वार्तिक की बात पहले भी की थी। वहीं महाराष्ट्र के जो संत कवि हुए, नामदेव, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम इत्यादि संतों की वाणी में भी खड़ी बोली धारा विशुद्ध बोली के रूप में दिखाई पड़ती है। कबीर की भाषा का भी यहां हम जिक्र करना आवश्यक समझेंगे, क्योंकि कबीर की भाषा को खिचड़ी भाषा कह दिया गया, पंचमेल खिचड़ी, लेकिन उनकी भाषा उस समय जनमानस में प्रचलित थी और वह खड़ी बोली के अत्यंत निकट थी। राम और कृष्ण साहित्य की रचना भले क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा में होती रही, लेकिन इसमें खड़ी बोली के तत्व भी आए हैं। तो इस प्रकार खड़ी बोली निरंतर धीरे धीरे विकसित हो रही थी, जो आगे चल करके अचानक ही अब सामने आ गई, उभर करके उसका विकास बहुत तीव्र गति से हुआ। अकबर के समकालीन एक कवि थे गंग कवि। तो गंग कवि की रचना चंद छंद वर्णन की महिमा की भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिष्ट समाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा की संज्ञा दी है। 18वीं शताब्दी में महामहोपाध्याय वरुचि के पत्र कौमुदी नामक पुस्तक की रचना की थी। वरुचि के पुत्र ने कौमुदी नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसके माध्यम से वरुचि ने पत्र व्यवहार की शिक्षा देने का प्रयास किया। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया है कि इसमें 5 पत्रों के उदाहरण दिए गए हैं जिसकी भाषा हिंदुस्तानी थी। आगे अगर हम बढ़ें तो 18वीं सदी में राम प्रसाद निरंजनी के ग्रंथ भाषा योग वशिष्ठ इसकी चर्चा भी हुई थी, को खड़ी बोली हिंदी गद्य की पुस्तक ही समझी जानी चाहिए। इसकी कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने रखता हूं, तो आप इसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि हिंदी, खड़ी बोली हिंदी के कितने निकट की भाषा है। हे भगवान, आप सब तत्वों और सब शास्त्रों के जानन हारे हो, मेरे एक संदेह को दूर करो। मोक्ष का कारण कर्म है कि ज्ञान है अथवा दोनों है, समझाए के कहो। दौलत राम का ग्रंथ पद्म पुराण भी खड़ी बोली गद्य की शुरुआत का संकेत देता है। जैसे जम्बू द्वीप के भारत क्षेत्र विषय मगधनामा देश अति सुंदर है। तो ये जो भाषा है यह हिंदी के अत्यंत निकट की भाषा है। अब हम आगे देखें तो उस समय दक्षिणी हिंदी, जिसको दक्कनी भी कहा जाता है, तो दक्कनी में गद्य और पद्य दोनों में साहित्य लिखा जा रहा था। ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज हुसैनी इसके पहले कवि माने जाते हैं। तो दक्कनी हिंदी के पहले कवि हैं ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज हुसैनी।
उसी समय अब्दुल समद ने 1553 में एक गद्य की पुस्तक लिखी, इसका नाम है तफसीर वहाबी। हुसैनी के समकालीन शाह मीरान की मरकुबुल कलूब तथा शाह बुरहानुद्दीन की कलमतुल हकायत भी गद्य साहित्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण कृतियां हैं। वजही कवि की पुस्तक सब रस, ये 1620 में आधुनिक हिंदी के बहुत निकट की रचना है। तो इस प्रकार से दक्कनी हिंदी में या दक्कनी में गद्य और पद्य दोनों का लेखन प्रारंभ हो चुका था। तो अब 19वीं सदी के बाद खड़ी बोली का जो विकास है, इसको हम विस्तार पूर्वक देख लें कि कौन से ऐसे तत्व रहे, कौन से ऐसे कारण रहे जिन्होंने 19वीं सदी के बाद खड़ी बोली हिंदी के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो देखिए, इसमें सबसे पहला रहा कोलकाता में 10 जुलाई 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया था और उनके लिए राजकाज सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ की भाषा का उपयोग जरूरी था। तो उनके सामने दो धाराएं थी, एक थी हिंदी के बोलचाल की और दूसरा मुस्लिम दरबार से होता हुआ जो आने वाली भाषा थी वो उर्दू। तो सामान्य प्रशासन के लिए जिस भाषा की आवश्यकता थी, उसके लिए जन सामान्य के बीच प्रयुक्त होने वाली खड़ी बोली को ही लिया जा सकता था और इस प्रकार खड़ी बोली हिंदी को स्वीकृति मिली और धीरे धीरे उसका विकास हुआ। एक और कारण था इसके पीछे कि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का जिन सामंतों से पहले संपर्क हुआ था, उनके दरबार में खड़ी बोली का ही प्रचलन था। इधर अंग्रेज सरकार ने अपनी सुविधाओं के लिए मुद्रण यंत्र यानी छापाखाना प्रेस जो है स्थापित किए, तो खड़ी बोली और प्रेस का संबंध स्थापित हो गया और 19वीं सदी के आरंभ होते होते खड़ी बोली में अंग्रेजी से अनुदित सामग्री, जिसका अंग्रेजी से अनुवाद हुआ था, उनका प्रकाशन प्रारंभ हो गया और इस प्रकार इस सदी के आरंभ में ही खड़ी बोली हिंदी गद्य की आधारभूत भाषा बन गई। और इस क्रम में 1800 ईस्वी में स्थापित कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज बहुत महत्वपूर्ण रहा। लॉर्ड वेलेजली ने अंग्रेजी अफसरों को हिंदुस्तानी भाषा की शिक्षा देने की इच्छा जताई और इसके लिए उन्होंने जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी नामक संस्था की स्थापना की, जो आगे चल करके फोर्ट विलियम कॉलेज के नाम से जाना गया। गिलक्राइस्ट की मान्यता थी कि हिंदुस्तानी की 3 शैलियां, पहला दरबारी फारसी, दूसरा हिंदुस्तानी शैली या उर्दू और तीसरी जो शैली है वह हिंदवी या गंवारू शैली। तो उन्होंने इनमें दूसरी शैली अर्थात उर्दू को महत्व दिया। 1802 ईस्वी में इसी क्रम में इस कॉलेज में भाषा मुंशी के पद पर लल्लू लाल की नियुक्ति हुई और उन्होंने सिंहासन बत्तीसी, बेताल पचीसी, शकुंतला नाटक आदि का इस कॉलेज के मंच से प्रकाशन करवाया। गिलक्राइस्ट ने स्वयं भी 2 पुस्तकें, डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी तथा हिंदुस्तानी व्याकरण की रचना की। देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज का पूरा माहौल तो उर्दू का था, लेकिन खड़ी बोली के निर्माण में इसने सहायता की। लल्लू लाल ब्रजभाषा से प्रभावित खड़ी बोली हिंदी लिखा करते थे। एक दूसरे विद्वान थे सदल मिश्र, वे भी हिंदी खड़ी बोली में साहित्य लेखन करते थे, परंतु उनकी खड़ी बोली पर पूर्वी हिंदी का प्रभाव था। और उसी समय फोर्ट विलियम कॉलेज से बाहर रहकर स्वतंत्र लेखन करने वाले 2 विद्वान, मुंशी सदासुख लाल नियाज और विष्णु पुराण के प्रसंग पर ग्रंथ लिखा और मुंशी इंसा अल्लाह खान की प्रसिद्ध कृति रानी केतकी की कहानी प्रकाशित होकर सामने आई। बहुत सारे विद्वान रानी केतकी की कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी भी कहते हैं।
यद्यपि उसे विभिन्न कारणों से हिंदी की प्रथम कहानी का दर्जा नहीं मिला, उस पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इनका योगदान हिंदी भाषा के विकास में बहुत महत्वपूर्ण रहा, हिंदी भाषा के गद्य के विकास में बहुत महत्वपूर्ण रहा। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो ये चार महानुभाव जो थे, लल्लूलाल, सदल मिश्र, सदासुख लाल और इंसाअल्लाह खां, इनका पर्याप्त सहयोग हिंदी भाषा के विकास में रहा। मुंशी सदासुख लाल की भाषा संस्कृत शब्दों से युक्त खड़ी बोली है, जिसका आप उदाहरण देख सकते हैं। विद्या इस हेतु पढ़ते हैं कि तात्पर्य इसकी मनोवृत्ति है। तो आप सोच सकते हैं ये आप खड़ी बोली हिंदी के एकदम निकटवर्ती भाषा के रूप में हमारे सामने है। सदल मिश्र की प्रमुख रचनाओं में नासिकेतोपाख्यान और अध्यात्म रामायण को काफी प्रसिद्धि मिली। इनकी जो भाषा थी, सदल मिश्र की जो भाषा थी, यह लल्लूलाल जी की तुलना में बहुत परिष्कृत थी और दैनिक व्यवहार में जो प्रयुक्त भाषा है उसके बहुत निकट थी। अब देखिए, खड़ी बोली हिंदी की विकास में ईसाई मिशनरियों और पादरियों का भी बहुत योगदान था। कैसे योगदान था, इस पर भी टिप्पणी लिखने को दिया जाता है, ये तो हम देख लें। तो ईसाई पादरियों ने, जो ईसाई मिशनरियों के धर्म प्रचार के उद्देश्य में कार्य कर रहे थे, अपने धार्मिक पुस्तकों के अनुवाद प्रकाशित करने का कार्य करते थे और वे कई छोटी बड़ी पुस्तकों का खड़ी बोली में प्रकाशन कराते थे और खड़ी बोली के विकास में इससे बहुत ज़्यादा योगदान मिला। और पुस्तकों के प्रकाशन के अलावा उन्होंने शिक्षा के लिए निःशुल्क कॉलेज खुलवाए और इन शिक्षा संस्थानों में पढ़ाने के लिए पुस्तकों की आवश्यकता हुई। तो विभिन्न विषय जैसे इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, विज्ञान इत्यादि की पुस्तकें तैयार करा करके उन्होंने हिंदी में इसका अनुवाद करवाया और इस प्रकार से हिंदी भाषा को आगे ले जाने में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसी समय हिंदी भाषा के विकास में एक और कारक था जिसने अपना योगदान दिया हुआ था, उस समय की पत्र पत्रिकाएं और खड़ी बोली का विकास। तो उस समय जो पत्र पत्रिकाएं थी उसने खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में ही हिंदी पत्रकारिता ने जन्म लिया और कोलकाता निवासी पंडित युगल किशोर को हिंदी पत्रकार कला का जन्मदाता माना जाता है। उन्होंने 1826 ईस्वी में उद्दंड मार्तंड नामक पत्र प्रकाशित किया, लेकिन वह बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन में नहीं होने के कारण 4 दिसंबर 1827 को बंद हो गई। इसके बाद 1829 में बंगदूत, थोड़ा एरर है टाइपिंग में, 1829 में बंगदूत, 1864 में प्रजामित्र, 1844 में शिव प्रसाद सितारे हिंद का बनारस अखबार। तो ये सब हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 1854 में समाचार सुधा वर्षन नामक पत्र भी प्रकाशित हुआ। इस प्रकार से विभिन्न पत्रों ने हिंदी भाषा के विकास में योगदान दिया। इस पत्र के पाठक और इस पत्र में लिखने वाले, इन दोनों के बीच हिंदी का जो वह स्वरूप था, जो परिनिष्ठित स्वरूप जो निर्मित हो रहा था, वह दोनों के सामने आ रहा था। अब हम अगर आगे बढ़ें तो यहां हिंदी और उर्दू की समस्या सामने आई। अंग्रेजों के समय में कार्यालय भाषा के रूप में हिंदी और उर्दू के बीच खींचतान प्रारंभ हो गई थी और चलती ही रही। और 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विद्वानों के दो वर्ग दिखाई पड़े। एक हिंदी का पक्षधर और दूसरा उर्दू की तरफदारी करने वाला।
अब इसमें अगर हम उर्दू की तरफदारी करने वाले विद्वान की बात करें तो एक नाम बहुत प्रचलित है, वो है सर सैयद अहमद खान का। उन्होंने उर्दू के प्रचार के लिए गाजीपुर में ट्रांसलेशन सोसाइटी की स्थापना की और बाद में यही संस्था अलीगढ़ में साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से चलने लगी। और इसने हिंदी के विकास में, हिंदी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कैसे? तो हिंदी के समर्थकों में इन सारी गतिविधि के विरुद्ध प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था और हुआ भी। लेकिन उस ओर बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम देख लें कि देखिए, हिंदी साहित्य के विकास में समाज सुधारकों का भी बहुत योगदान रहा और यह कहीं ना कहीं उस उर्दू और हिंदी के बीच खींचतान की जो प्रक्रिया थी और उसकी जो प्रतिक्रिया थी उसके कारण भी था। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज के प्रचार का बीड़ा उठाया। उन्होंने वेदांत सूत्रों का हिंदी में अनुवाद प्रकाशित करवाया और 1829 के आसपास ब्रह्म समाज की ओर से बंगदूत नामक पत्र भी हिंदी में निकाला। वहीं बंगाल के नवीन चंद्र राय ब्रह्म समाज के समर्थक थे। उनकी पत्रिका ज्ञान प्रदायिनी ने भी हिंदी के विकास में कार्य किया। पंजाब में स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश 1865 ईस्वी में प्रकाशित होकर के आया और स्वामी जी ने हिंदी के विकास और उसके प्रचार प्रसार में आर्य समाज के द्वारा एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह किया। उनकी भाषा तत्सम शब्दों से युक्त खड़ी बोली थी। इसी प्रकार अंबिका दत्त व्यास ने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के माध्यम से हिंदी के विकास क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इसी बीच भारतेंदु जी के आगमन से पूर्व कुछ विद्वान हुए जिनकी चर्चा करनी आवश्यक है, तो मैं उनकी चर्चा करता हूं। देखिए, दो विद्वानों का नाम इसमें महत्वपूर्ण रूप से आता है। एक थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो उनकी जो भाषा थी वह उर्दू मिश्रित हिंदी थी। वे हिंदी और नागरिक लिपि के समर्थक थे और 1856 में वे इंस्पेक्टर ऑफ एजुकेशन के पद पर आसीन हुए थे और हिंदी के समर्थन में अपने विचार व्यक्त करते रहते थे। लेकिन उनकी जो हिंदी थी उसमें फारसी के शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रयोग था और उसी समय मुंशी देवी प्रसाद और देवकी नंदन खत्री जी भी लिख रहे थे, जो कि संस्कृत से युक्त खड़ी बोली का समर्थन करते थे। और एक व्यक्ति ऐसे थे जो कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के ठीक विपरीत राजा लक्ष्मण प्रसाद, तो उन्होंने मात्र संस्कृत में खड़ी बोली का समर्थन किया था। उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया था, प्रजा हितैषी नामक पत्र निकाला था। तो इस प्रकार से भारतेंदु जी के ठीक पहले राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण प्रसाद, ये दो व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने हिंदी के गद्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक की भाषा उर्दू मिश्रित हिंदी थी, फारसी के शब्दों से युक्त हिंदी थी। दूसरी की भाषा संस्कृत के शब्दों से युक्त, तत्सम शब्दावली युक्त हिंदी थी। इसके बाद हिंदी भाषा के विकास में एक महत्वपूर्ण समय सामने आता है और वह है भारतेंदु युग। तो भारतेंदु जी का समय 1850 ईस्वी से 1885 ईस्वी तक का है।
उनकी आयु बहुत लंबी नहीं रही, लेकिन हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के विकास में उनका जो योगदान है वह अतुलनीय है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद से भिन्न भाषा का शिष्ट और परिमार्जित रूप प्रस्तुत किया। न तो वे संस्कृत के तत्सम शब्दों को सायास ठूंसने के पक्ष में थे और ना ही उन्हें अरबी फारसी भाषा से प्रचलित सरल विदेशी शब्दों को हिंदी में प्रयोग करने में कोई संकोच था। इनकी भाषा में ब्रजभाषा का देशज शब्दों का बड़ा ही स्वाभाविक ढंग से प्रयोग भी मिलता है। और भारतेंदु जी की जो हिंदी थी, टकसाली हिंदी उसे कहते हैं, कह सकते हैं, उसका एक नमूना आप देख सकते हैं। प्यारे रात छोटी है और बहुत थोड़ा जीना है। तो इस प्रकार उनकी हिंदी, आप कई सारी रचनाओं में उनकी हिंदी के बारे में बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। आपके पाठ्यक्रम में भी भारत दुर्दशा पढ़ना है, कुछ जगह सिविल सर्विसेज में या उच्च कक्षाओं में अंधेर नगरी पढ़ना होता है। तो इनकी जो हिंदी, इसमें जो गद्य की भाषा जो हिंदी है उसको आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की हिंदी का उन्होंने प्रयोग किया है। हिंदी का जितना व्यवस्थित ढंग से प्रयोग भारतेंदु युग में हुआ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। भारतेंदु ने हिंदी प्रेमियों, साहित्यकारों की एक ऐसी मंडली तैयार की जिसमें खड़ी बोली के विकास में सामूहिक रूप से कार्य करना आरंभ कर दिया। गद्य की नई नई विधाओं पर लेखनी चलाई गई। शायद ही कोई गद्य विधा ऐसी होगी जिसमें उस समय नहीं लिखा गया। जो महत्वपूर्ण गद्य विधाएं हैं, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, निबंध, आलोचना, इसके अलावा विभिन्न ज्ञान विज्ञान के विषयों पर साहित्य का सर्जन प्रारंभ हुआ। और इस कार्य में भारतेंदु मंडल में भारतेंदु जी के अलावे लाला श्री कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी और बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जैसे साहित्यकार मौजूद थे। भारतेंदु युग में भाषा का परिमार्जन जो है उस दिशा में अभूतपूर्व कार्य हुआ और साथ ही उसमें राष्ट्रीय भावना, जो राष्ट्रीयता की भावना थी और नवोत्थान की जो चेतना थी, यह भी जागृत हुई। और केवल सृजनात्मक साहित्य तक ही नहीं, बल्कि इस युग में बांग्ला साहित्य, संस्कृत साहित्य और अंग्रेजी साहित्य का भी अनुवाद किया गया। स्वयं भारतेंदु जी ने कई सारी रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया है। इसके उपरांत 20वीं शताब्दी में हिंदी के विकास की बात आती है और यह महत्वपूर्ण समय था, क्योंकि खड़ी बोली के स्वरूप को जो पूर्ण स्थिरता मिली, उसका जो परिमार्जन हुआ और उसका जो परिष्कार हुआ, इस प्रक्रिया में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उस युग को ही द्विवेदी युग की संज्ञा दी गई। तो आइए हम लोग थोड़ा देखें 20वीं सदी में हिंदी का विकास, 20वीं शताब्दी में हिंदी का जो विकास हुआ, हिंदी भाषा का जो विकास हुआ, उस पर हम चर्चा करें। भारतेंदु के जीवन के अंतिम समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो लोगों के मन में अब राष्ट्रीय स्तर पर खड़ी बोली हिंदी के प्रचार प्रसार की बात घर कर गई और इस आंदोलन में देश के जाने माने पत्रकार और शिक्षाविद, वैज्ञानिक, नेता, ये सारे लोग सामने आए। 20वीं शताब्दी में इस कार्य को आगे ले जाने में सरस्वती पत्रिका ने महत्वपूर्ण योगदान दिया और 1904 ईस्वी में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने और उनके संपादन में इस पत्रिका के माध्यम से भाषा का परिमार्जन और परिष्कार प्रारंभ हुआ और द्विवेदी जी पूरे मनोयोग से हिंदी की सेवा में जुड़ गए। द्विवेदी जी ने लोगों को ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली में कविता लिखने की प्रेरणा दी। इसी युग से गद्य के साथ पद्य भी खड़ी बोली में लिखी जाने लगी और सरस्वती पत्रिका में छपने के लिए जो लेख आते थे, जो रचनाएं आती थी, उनमें भाषा, व्याकरण और वर्तनी की जो अशुद्धियां होती थी,
उन्हें द्विवेदी जी स्वयं सुधारा करते थे और लोगों को सही भाषा में लिखने की प्रेरणा देते थे। उन्होंने स्वयं ऐसे लेख लिखे जिनके माध्यम से उन्होंने व्याकरण, वर्तनी, विराम चिन्हों आदि का आदर्श रूप जनता के सामने प्रस्तुत किया। इस युग में जो साहित्यकार आए उनका नाम भी बताने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें सब लोग जानते हैं। बाल मुकुंद गुप्त, पदम सिंह शर्मा, सरदार पूर्ण सिंह, गोविंद नारायण मिश्र, प्रेमचंद, चतुर्सेन शास्त्री, पांडेय बेचन शर्मा उग्र, रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रकार जाने कितने ही रचनाकार उस काल में आए जिन्होंने हिंदी साहित्य के, हिंदी भाषा के विकास को परिपूर्णता प्रदान की। अब साहित्य की ऐसी कोई भी विधा और ऐसी कोई भी शैली नहीं थी जिस पर इस युग के विद्वानों ने अपनी लेखनी नहीं चलाई, चाहे आत्मकथात्मक हो, विवेचनात्मक हो, व्याख्यात्मक हो, भावात्मक हो, आलोचनात्मक हो, हास्य व्यंग की शैली हो, तर्कपूर्ण, रूपात्मक, प्रतीकात्मक शैली हो। सभी प्रकार की शैली के रूपों के दर्शन इस युग में गद्य साहित्य में होते हैं और इस प्रकार से भाषा ने एक स्थिरता प्राप्त कर ली और द्विवेदी युग की समाप्ति पर खड़ी बोली में स्थिरता आ गई और उसकी एक व्याकरण व्यवस्था बन गई थी। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण की रचना की और इसके बाद तो छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद की जो धाराएं हिंदी साहित्य में पल्लवित हुई, उसने हिंदी भाषा के उत्कृष्ट रूप को प्रस्तुत किया और इस प्रकार से हिंदी आज की हिंदी के रूप में हमारे सामने आई। अब हम थोड़ा स्वतंत्रता एवं उसके बाद के काल को एक नज़र से देख लें तो 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली और विभिन्न विकास की गतिविधियां प्रारंभ हुई। राष्ट्र को शिक्षा और तकनीक में समृद्ध बनाने के प्रयास भी आरंभ हुए। भारत का संविधान बना और 26 जनवरी 1950 को यह लागू किया गया। संविधान सभा ने लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया और इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई। ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है। संविधान की धारा 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है, किंतु इसके साथ संविधान में यह भी व्यवस्था की गई कि संघ के कार्यकारी, न्यायिक और जो वैधानिक प्रयोजन थे उनमें 1965 ईस्वी तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहे। लेकिन फिर भी यह प्रावधान किया गया था कि उक्त अवधि के दौरान भी, ये जो काल था 1965 तक का, उसके दौरान भी राष्ट्रपति कुछ विशिष्ट प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग का अधिकार दे सकते हैं, प्रयोग का प्राधिकार दे सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा, आज के इस कक्षा में हमने देखा कि किस तरह संस्कृत से एक लंबे भाषा के गतिशील प्रवाह के उपरांत उत्पन्न होने वाली हिंदी अपभ्रंश भाषा को पीछे छोड़कर लंबी यात्रा करते हुए आदिकाल, मध्यकाल जिसमें कि भक्तिकाल और रीतिकाल समाहित हैं, से होती हुई आधुनिक काल में खड़ी बोली हिंदी के परिनिष्ठित रूप में प्रवेश करती है और विकास के नए आयामों को प्राप्त करते हुए वर्तमान स्थिति में पहुंचती है। और यहाँ ये राष्ट्र की सीमाओं को तोड़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग के लिए पहुंच जाती है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में मैंने हिंदी साहित्य के विकास को, हिंदी भाषा के विकास को, माफ कीजिएगा, हिंदी भाषा के विकास को, हिंदी साहित्य के विकास पर हम अन्य कक्षा में चर्चा करेंगे।
क्योंकि वह खुद बहुत विस्तृत भाग है हिंदी साहित्य का जो इतिहास है। यहाँ हिंदी भाषा के इतिहास की बात करिए तो हिंदी भाषा के इतिहास के विकास पर विस्तृत चर्चा की, और मुझे उम्मीद है कि इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आप उनके उत्तर दे पाएंगे। तो आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। पसंद आए वीडियो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल से अवश्य जुड़ें। तो मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद।